नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब दुर्दिन आता है तो हमला चारों तरफ से शुरू हो जाता है और यही परीक्षा की घड़ी होती है। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपका साथ छोड़ करके जाता है। ममता बनर्जी के लिए ऐसा लग रहा है कि दुर्दिन की शुरुआत 4 मई 2026 को शुरू हो गई। उसके पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब दुर्दिन की शुरुआत हुई उसके बाद से पूरा कुनबा बिखरने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर यह आंकड़ा 60 तक। और अब खबर आ रही है कि जो उनके सबसे करीबी थे, जिनके ऊपर पूरा दांव लगा दिया, जिनके लिए सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया नहीं, हर कर्म कर लिया नहीं, कुकर्म कर लिया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बदनामी मोल ली, जिनके लिए बगावत मोल ले ली पूरी दुनिया से। एक व्यक्ति 4-4 पद, मेयर भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, काउंसलर भी हैं, इस तरह का तोहमत लिया, वो भी साथ छोड़ गया। वो व्यक्ति जो कल तक छुप छुप करके वार कर रहे थे, सामने आते नहीं थे, साफ छुपते भी नहीं थे। तो जो साफ छुपते नहीं थे और पूरी तरह से खुलकर सामने आते भी नहीं थे, वो भी ऐसा संकेत देने लगे कि ठीक है, अब हम छुपेंगे ज्यादा दिन तक नहीं, अब हम सामने आ जाएंगे। और कुछ जो बिल्कुल छुपे हुए थे, पर्दे के पीछे थे, वो भी सामने आ गए। 3 ऐसी शख्सियत जिन्होंने आखिरी समय में ऐसा लगता है कि खंजर को पूरी तरह से उसको चमकाया गया, उसके धार को तेज किया गया और फिर पीठ में छुरा घोंपा। 3 शख्सियत हैं, मिस्टर फिरहाद हाकिम जी, नैना बनर्जी और कुणाल घोष। कुणाल घोष तो जब कभी कभी कैमरे पर आकर के बोलते थे, इसका जवाब बनर्जी को देना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। जहांगीर ने जब अपना नाम वापस लिया, कहा कि अब हम पाल्टा की चुनाव से खुद को अलग कर रहे हैं, तो कुणाल घोष ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी देंगे। कटाक्ष था, व्यंग था, पूरी तरह से व्यंग था कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके जवाब के लिए जो सक्षम व्यक्ति हैं वो है श्रीमान अभिषेक बनर्जी। व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहे थे और पीड़ित भी थे, पीड़ा भी अंदर में थी। अभी खाली संदीपन साहा या ऋतव्रत बनर्जी बंदोपाध्याय यही केवल नहीं थे बागी, उन्होंने तो अपने साथ 60 को बागी बना लिया। लेकिन ये 3 और आंकड़ा जोड़ लीजिए आप। इन तीनों को सब कुछ दिया अभी ममता बनर्जी ने। फरियाद हाकिम को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए तैयार हो गए, चीफ व्हिप बनाने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ दिया। बावजूद इसके शुभेंदु अधिकारी की एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, जिसका कि आमतौर पर इनको बायकॉट करना चाहिए था, नहीं किया और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में जाकर के शामिल हुए। याद कीजिए, काकोली घोष दास्तीदार इसी तरीके से शुरुआत की थी और 6 विधायकों के साथ गई थी काकोली घोष दास्तीदार। वो भी ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी के द्वारा बुलाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में गई थी अपने साथियों को लेकर के। अब लेकिन फिरहाद हाकिम जी, नैना बनर्जी, कुणाल घोष, जिनके ऊपर सोते जागते जैसे भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का भरोसा था। भरोसा तो ऋतव्रत उपाध्याय पर भी, बनर्जी पर भी, बंदोपाध्याय पर भी था और संदीपन साहा पर भी था, लेकिन भरोसा को तार तार कर दिया। इसमें एक खेल पहले मैं उसका उजागर कर दूं, फिर मैं इन तीनों पर आऊंगा। ये श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी जो हैं, ये बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस पूरे अध्याय को लिखने का काम श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे संदीपन साहा कर रहे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो समर्थन का जो बिगुल था उसको थोड़ा सा बजाना बंद कर दिया और चुप्पी लगा ली। क्यों? भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है। जैसे ही ऋतव्रत बनर्जी का नाम आया, बीजेपी चौकन्ना हो गई। ऋतव्रत बनर्जी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा किस सेंस में नहीं है? धोखा देने के मामले में। ऋतव्रत बनर्जी ने अपने जीवन की शुरुआत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से की, एसएफआई से की। अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सर आशुतोष कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, एसएफआई में आए और फिर अपने को एलिवेट किया, बल्कि एजुकेट किया। सीपीआईएम में शामिल हुए और सीपीआईएम से राज्यसभा की टिकट पे वो राज्यसभा के सांसद बन गए। लेकिन वहां जनाब खुद को असहज करवाने में वक्त नहीं लगाया। ऋतव्रत बनर्जी को सीपीएम ने एक्सपेल किया, निकाला पार्टी से। उसके बाद श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी को लगा कि भाई यहां तो अब दाल गली नहीं, अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा रास्ता कुछ और ढूंढा जाए। बीजेपी में जा नहीं सकते क्योंकि झंडा उठाया था लाल सलाम का, हसुआ और चांद का। तो हसुआ और चांद का निशान लेकर के चले थे तो वो रुक गए। उनको लगा कि बीजेपी में हमारे दरवाजे बंद हैं। सोचा कि कांग्रेस की तरफ चला जाए। कांग्रेस की वहां पर संगठन की स्थिति देख करके श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी ने विचार बदल लिया। कहा कि यह आइडिया ठीक नहीं है, डूबती हुई नाव है कांग्रेस, इस पर पैर रखने का मतलब है कि नाव भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। ऋतव्रत बनर्जी ने खुद को कांग्रेस से भी अलग कर लिया। बीजेपी में तो दरवाजे बंद ही थे। उसके बाद श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का रुख किया, वहां दरवाजा खटखटाया, वहां दरवाजा खुल गया और ये पहुंच गए वहां पे। पहले वो सांसद बन गए, यहां से भी राज्यसभा के सांसद बन गए ऋतव्रत बनर्जी। और जब इस बार लोक विधानसभा का चुनाव आया तो कुछ जो भावी प्रोमिनेंट लीडर थे टीएमसी के, उसमें से एक बने ऋतव्रत बनर्जी। विधानसभा का चुनाव जीत गए। वो जीत करके आने के बाद कहानी शुरू हुई। एस्पिरेशन बहुत आगे था, डिजायर बहुत आगे था। वो कहते हैं ना कि जब आपकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है, विचारधारा कुछ नहीं होती है, या आपकी कोई इस व्यक्ति की विचारधारा तो थी, एसएफआई से शुरू किया, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, लेकिन उसको छोड़ करके फिर इसमें आए, इसका मतलब विचारधारा से समझौता किया। ये अगर वहीं रहते, सीपीएम को मजबूत कर रहे होते तो बात बनती, लेकिन सीपीएम से ये निकले नहीं, निकाले गए। ऋतव्रत बनर्जी को सीपीएम ने निष्कासित किया, निकाले गए ये सज्जन। इसका मतलब है कि पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने के बजाय पार्टी को कमजोर कर रहे थे। राज्यसभा के एमपी बनने के बाद की ये कहानी है। तो ये श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी ने उसके बाद सीपीएम को धोखा दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं। जब निकाला तो धोखा ही होगा। और जब इस पार्टी में आए, कांग्रेस के दरवाजे बंद, बीजेपी के दरवाजे बंद, जब तृणमूल कांग्रेस में आए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खंजर ही है। देखिए, बात अलग हो सकती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ऐसे पाप किए हैं जिसके साथ कोई रह नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उस पाप में तब तक तो शामिल थे आप। आज बगावत कर रहे हैं आप, आज बगावत कर रहे हैं आप। जब आपको लग रहा है कि अब ये नाव डूबने वाली है, अब ये दोनों जेल जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि कुछ तिकड़म कर दो और नई पार्टी बना लो। बल्कि आपने तो कोशिश की बीजेपी में जाने की। आज भी श्रीमान शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं बड़े भाई शुभेंदु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डर से कह रहे हैं। और इनके साथ जो बाकी विधायक है, उसमें मुस्लिम विधायकों की भी संख्या कम नहीं है। वो सारे इनके गैंग में आ गए, क्योंकि उनको लगा, इनके गैंग में क्यों आए? क्योंकि बैकग्राउंड वही कम्युनिस्ट का बैकग्राउंड, और वही कम्युनिस्ट इस्लाम का गठबंधन, वही कम्युनिस्ट और इस्लाम का गठबंधन। आगे बंदोपाध्याय, आगे बहुत सौम्य चेहरा, अंग्रेजी में बोलने वाला चेहरा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। तो श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी ने
यहां पे ये देखा कि अब ये पार्टी डूब रही है, यही मौका है जब अपना करिश्मा खंगालो। और ये शुरुआत स्टूडेंट यूनियन के जमाने से ही है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी में यह काबिलियत है कि अपना रास्ता बनाया कैसे जाता है। तो उन्होंने अपना रास्ता बना लिया, रास्ता में दिख गया कि ये जो रास्ता है हमें अब लंबी दूरी तय नहीं करा सकता है। किसका रास्ता? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का रास्ता। अभिषेक बनर्जी के माथत हम काम नहीं कर सकते, शुद्ध ईगो की टकराहट है। अभिषेक बनर्जी इनसे छोटे हैं, वैसे तो बहुतों से छोटे हैं, लेकिन इनको गवारा नहीं हुआ, ऋतव्रत बनर्जी को गवारा नहीं हुआ। उनको लगा कि अरे हम तो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, हम तो सीपीएम से आए हैं, हमारा संगठन पे बड़ा मजबूत पकड़ रहता है, आखिर हमने सीपीएम में अपनी सेवा दी, एसएफआई में अपनी सेवा दी, हम अपने कीमत पर आए हैं, अपने बल पर आए हैं, मेरी अपनी औकात है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। ईगो क्लैश वहां से शुरू हुआ मित्रों, और जब ये ईगो क्लैश हुआ तो उनको मौका मिला, यही मौका है, और फिर उन्होंने ये खेल शुरू किया। और उसके बाद इनको पीछे से समर्थन मिलना शुरू हुआ